हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस का। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू से लिए गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। उसे संबंधित स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ध्यान रखिएगा, जो डेलिमिटेशन कमीशन होता है उसका जो भी निर्णय होता है वो किसी भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से ये कार्य करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी कार्य होता है ये जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है। ध्यान रखिएगा, आधार क्या है? आधार जनगणना है और लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना होता है। देखिए, अब तक टोटल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 1952, 1962, 1973 और 2002। संविधान के आर्टिकल 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन एक्ट को लागू करती है और 84वें संविधान संशोधन 2001 ने 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या परिसीमन को फिक्स कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रमुख हड़प्पा यानी सिंधु घाटी स्थल को उन राज्यों के साथ सुनिश्चित करें जिनमें वे स्थित है। सबसे पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कौन से स्टेट में है? ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, ये हो जाएगा। फिर धोलावीरा, धोलावीरा ये गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में है, सी हो जाएगा। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, बी यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राखीगढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और हरियाणा के हिसार में स्थित है। धोलावीरा ये कच्छ में है और ये यूनेस्को साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में और जो जुते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो इस सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल भी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और लोथल ये बंदरगाह था। और सूरकोटदा ये घोड़ों की हड्डियां भी यहाँ मिली है और ये गुजरात में स्थित है। बनावली यहाँ पे मिट्टी के हल मिले हैं और ये हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना। पहले स्टेटमेंट कह रहा है यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित यानी मोड़ने का काम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये कौन से नियम है? तो फेरेल के नियम। देखिए, फेरेल्स लॉ के अनुसार ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर को मोड़ता है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल ये इक्वेटर पर अधिकतम और पोल पर अनुपस्थित होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, जो कोरियोलिस बल होता है ये पोल्स यानी ध्रुव होता है उस पर ही मौजूद होता है, बल्कि इक्वेटर में ये 0 होता है। इक्वेटर में ये 0 होगा और पोल पे सबसे अधिक होता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है। देखिए, कोरियोलिस बल ये पृथ्वी पर अपनी दूरी पे घूमने के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी रोटेशन करती है, उसके कारण कोरियोलिस बल ये उत्पन्न होता है। और इस बल का नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गुस्ताफ गैस्पार्ड कोरियोलिस के नाम पर रखा गया था। और यह बल हवा की दिशा बदलता है, गति नहीं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान और चिकित्सा के प्राथमिक अनुभव के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्थानिकों को सुमेलित करें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विज्ञान और चिकित्सा में जो प्राथमिक अनुप्रयोग है उसमें समस्थानिक आइसोटोप के साथ मैच करना है। सबसे पहला आयोडीन 131। आयोडीन 131 इसका क्या यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि जो जैसे घेंगा रोग होता है उसके निदान या उपचार के लिए होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड थायराइड डिसऑर्डर।
इसका यूज आयोडीन 121 के किया जाता है। ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कैंसर के इलाज के रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कार्बन 14। कार्बन 14 ये रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिक फॉसिल्स है, जो जीवाश्म होते हैं, पुराने जीवाश्म और पेड़ पौधों की उम्र पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। तो सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यूरेनियम 235। इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल के रूप में होता है। डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आइसोटोप वो परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास ही डिफरेंट होता है। और हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सोडियम 24 इसका यूज रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट करा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को आवंटित करना आवश्यक है। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें जो बैंक होते हैं रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, ये जो उनके जो निवल बैंक ऋण होता है उसमें 75% तक जो प्राथमिक क्षेत्र में उसको आवंटित करना आवश्यक होता है। और ये शिक्षा, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा को PSL के लिए पात्र श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो रेन्यूएबल एनर्जी होती है, आवास होता है, शिक्षा था, उसमें PSL के क्षेत्र में इन्हीं पात्र की श्रेणियों के अंतर्गत उस कैटेगरी में शामिल किया गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इसकी स्थापना 1975 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पे की गई थी। और यदि बैंक PSL लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो उन्हें बची हुई राशि RIDF ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में जमा करनी होती है, जिसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के सत्रों से जुड़े निम्नलिखित शब्दों को उनके सटीक संवैधानिक अर्थों के साथ सुमिलित करना है। सबसे पहला है सत्रावासन। सत्रावासन इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सत्रावासन इसका मतलब होता है कि पूरे सत्र जो सेशन होते हैं जैसे शीतकालीन सत्र को समाप्त करना, और ये राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान रखिएगा, पहला वन हो जाएगा, जो हाउस है उसको कंप्लीटली करना। नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। इसका मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ होता है कि बैठक की अगली तारीख बताए बिना रोक देना, और यह शक्ति पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर के पास होती है। ये बी हो जाएगा। टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, यानी अनिश्चित काल के लिए रोक देना। फिर नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन इसका मतलब है विघटन। इसका मतलब होता है कि केवल लोकसभा का होना जिसमें चुनाव होते हैं। The third of the end of life of the Lok Sabha forcing new election. The next है quorum. Quorum इसका मतलब होता है सदन चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की कुल संख्या। और कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? टोटल मेंबर की 1/10 होनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये राज्यसभा एक अस्थायी यानी परमानेंट हाउस है और इसका कभी विघटन नहीं होता। संसद 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और भारत में आमतौर पर 3 सत्र चलते हैं, एक बजट सेशन, एक मानसून सेशन और एक विंटर सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA और RNA के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो DNA और RNA इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है
डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी शुगर होती है, जिसमें आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी 2 धागों वाला होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन और यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो आरएनए होता है इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक धागे वाला होता है। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल बेस में पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में वाटसन और क्रिक ने की थी, जिनके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्र यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है और आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध प्राचीन मध्यकालीन मंदिर में उन राजवंशों के साथ सुमेलित करें जिन्होंने उनका निर्माण करवाया। तो मंदिर का नाम दिया और किनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया ये बताना है। देखिए, सबसे पहला है होयलेश्वर मंदिर, से हेली बिडुबी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण होयसल डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था। फिर नेक्स्ट है सोल टेम्पल, जिसे महाबलीपुरम टेम्पल के नाम से भी जाना था। इसका जो निर्माण है ये पल्लव डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था। फिर नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर में, इसका निर्माण चोला डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था। फिर नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर, जो एलोरा में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो होयसल मंदिर है कर्नाटक में तारे के आकार के आधार पर बनाया गया है और ये होयसल वंश के द्वारा बनवाया गया है। शोर मंदिर ये पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर ये बहुत बार एग्जाम पूछेगा, ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम के द्वारा, जो चोल सम्राट थे उनके द्वारा बनवाया गया। फिर नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, ये एक ही चट्टान को काटकर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट, भूगोल में सिंधु नदी प्रणाली निम्नलिखित प्रमुख सहायक नदियों को उनके उद्गम स्थल के साथ मैच करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी प्रणाली है, सिंधु रिवर इंडस रिवर सिस्टम, उसकी सहायक नदियों के साथ मैच करना है कि उनका उद्गम स्थल क्या है। सबसे पहला झेलम, झेलम का उद्गम स्थल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, झेलम का जो ये कश्मीर घाटी के पीर पांजल के तल पे वैरीनाग झरने से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर के वैरीनाग जो स्प्रिंग है झरना उससे निकलती है। फिर चेनाब रिवर, चेनाब रिवर ये बारालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है रावी रिवर, रावी रिवर ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से निकलती है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सतलज नदी, सतलज नदी ये राक्षस लेक या मानसरोवर जो तिब्बत में है वहां से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये राक्षस ताल करके एक रिवर लेक है, उसे या मानसरोवर भी कहते हैं, तिब्बत में, वहां से निकलती है। डी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए, 1960 में सिंधु जल संधि के अनुसार भारत 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर पूरा अधिकार कर लेता है और श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उनसे जुड़े हुए मौलिक अधिकार और सिद्धांत के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहला केस है के.एस. पुट्टास्वामी केस, जो 2017 में हुआ था। इसमें क्या निर्णय दिया गया था? ध्यान रखिएगा, इसमें 9 जजों की पीठ बैठी थी और इसमें जो निजता के अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, उसको आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। पहला का हो जाएगा ए नंबर,
राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, यानी राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है नवतेज सिंह जोहर केस, ये 2018 में आया था। इसमें जो डिसीजन दिया गया था वो ये था कि जो आईपीएस की धारा 377 को रद्द करके जो समलैंगिकता है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया था। तो डीक्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को सेक्शन 377 के तहत, इसको रद्द कर दिया गया था, बी हो जाएगा। फिर विशाखा केस जो 1997 में हुआ था, इसमें महिलाओं को जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट टाइम एसआर बम्बई केस जो 1994 में हुआ था, इसमें राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है उसके दुरुपयोग को रोकने की बात कही गई थी। तो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। केशवानंद भारती केस ये 1973 में था। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका सिद्धांत दिया गया था। मेनका गांधी केस ये 1978 में था। ये आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या और विदेश यात्रा के अधिकार को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में आया था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जो 2010 में पर्यावरण से संबंधित और इसके निपटारे के लिए ये बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और भारत साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया बाध्य है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, बाध्य नहीं है। इसके बजाय ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनजीटी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और एनजीटी को पर्यावरण मामले के निपटारे और अपील दायर होने के 6 महीने के भीतर करना होता है। एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारंपरिक भारतीय नववर्ष त्योहारों को उन क्षेत्रों और राज्यों को सम्मिलित करें जहां वो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। तो बताना है उगादी ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल ये विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक वाले एरिया में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। फिर गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है पुथांडू, पुथांडू फेस्टिवल ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नवरे ये कश्मीर का फेस्टिवल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पोइला बैसाख ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बंगाली नववर्ष होता है। विशु ये केरल का नववर्ष और फसल त्योहार होता है। लोसांग ये सिक्किम का नववर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित प्रमुख महिला स्वतंत्र सेनानियों और उनके संबंधी भूमिकाओं की गतिविधि के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, सबसे पहला है मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और 1907 में ये जर्मनी में विदेशी धरती पर पहला भारतीय झंडा फहराया था। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा। अनफोल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इन स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में नेशनल फ्लैग को फहराया था। नेक्स्ट है उषा मेहता। उषा मेहता ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके दौरान एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था। ध्यान रखिएगा ऑपरेट द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त इनके द्वारा ये एक महान क्रांतिकारी थी जो सूर्य सेन के साथ चटगांव शास्त्रागार छापे में शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा ये सूर्य सेन का जो चटगांव
शास्त्रागार था उसमें शास्त्रागार छापे में शामिल हुई थी 1930 में। सी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे ग्वालियर टैंक के मैदान पर झंडा फहराया गया था। तो डी इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी और सुचिता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी थी। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित प्रकार की इन्फ्लेशन और उसकी सही विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहला है रेंगती हुई यानी क्रीपिंग। ये जो इन्फ्लेशन है इसका मतलब क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसमें बहुत ही धीमा यानी 2 से 3% और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये अच्छी होती है। क्रीपिंग मतलब होता है बहुत थोड़ा सा ही विकास, यानी ए हो जाएगा। माइल्ड एंड मैनेजेबल इन्फ्लेशन अराउंड 2 से 3% पर ईयर। नेक्स्ट है सरपट दौड़ती यानी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है खतरनाक जो बहुत तेज में बढ़ती है। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। वेरी हाई डबल और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन या अधिक मुद्रास्फीति। इसका मतलब होता है ये अनियंत्रित स्थिति है जिसमें पैसे का जो मूल्य है वो खत्म हो जाता है। लोग झोला भर के पैसे ले जाते हैं, बहुत कम सामान लेके आते हैं। थर्ड हो जाएगा अनकंट्रोलेबल प्राइस राइज वाइपिंग आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हुआ था। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये सबसे बुरी स्थिति मानी जाती है। इसमें महंगाई भी बढ़ेगा और बेरोजगारी भी अपने चरम पे होती है। तो इसमें हाई इन्फ्लेशन भी होता है। हाई इन्फ्लेशन कपल्ड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो काम है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है और मुद्रास्फीति ऋणी को फायदा पहुंचाता है और जो ऋणदाता होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक के निम्नलिखित सामान्य नामों को उनके संबंधित रासायनिक सूत्रों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहला है क्विकलाइम। क्विकलाइम इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिएगा। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम इसका जो इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका जो केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जैसे CaOH2। फिर ब्लीचिंग पाउडर इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्लेक्ट लाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करता है और वह मिल्की यानी दूधिया हो जाता है और CaCO3 का कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 और 2 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के निम्नलिखित भागों को सुनने में उनकी उत्कृष्ट विशिष्ट कार्य सुनने करना है। तो ये सारा मानव जो ईयर है ह्यूमन ईयर है उसके बारे में दिया है कि हमें कैसे सुनने में हेल्प मिलता है। जैसे पिन्ना, पिन्ना का क्या काम होता है? देखिए पिन्ना का काम जो बाहरी काम होता है ये बाहरी वातावरण की ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का इससे काम होता है। पिन्ना का काम होता है पहला हो जाएगा कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे ईयर ड्रम कहते हैं उसका क्या काम होता है? तो इस ध्वनि तरंगों से टकराने से इसमें वाइब्रेट उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा। सेकेंड हो जाएगा वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। फिर नेक्स्ट है कोक्लिया। कोक्लिया इसका क्या काम होता है? तो ये आंतरिक कान में घोंगे
के आकार का अंग होता है जो इसे कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजता है। तो मस्तिष्क तक भेजने का काम कोकिला का होता है। कोक्लिया का ये काम होता है कि वो जो साउंड वेव है उसको ब्रेन तक भेजे। सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब इसका काम होता है कान के पर्दे के दोनों और हवा का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बराबर रखती है। ये डी हो जाएगा, प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, ये भी कान के मध्य भाग यानी मिडिल ईयर में पाई जाती है। और कान केवल सुनने का काम नहीं करता बल्कि शरीर में बैलेंस एंड संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित उधार ली गई विशेषताओं को उन देशों के साथ सम्मिलित करें जहां से उन्हें लिया गया। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा बोरो किया हुआ है, तो कौन से कंट्री से हमने क्या चीज लिया है उसके साथ मैच करना है। सबसे पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप। तो जो संसद है और एकल नागरिकता है ये हमने कौन से कंट्री से लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये हमने ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो जो नगर पालिका है और समीक्षा है रिव्यू करने की, जुडिशियल रिव्यू करने की, ये हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, टीपीएसपी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर नेक्स्ट है फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो संघ के एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। डी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज ये रशिया से लिया गया है, रशिया के सिद्धांत से लिया, रशिया के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख प्राचीन भारतीय बंदरगाह को उन तटों क्षेत्र का सम्मिलित करें जहां में स्थित है। सबसे पहला है ताम्रलिप्ति, ये कौन से एरिया में था, कौन से तट पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। ताम्रलिप्ति ये पूर्वी तट यानी बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह था। तो ये पहला हो जाएगा बंगाल का ईस्ट कोस्ट। फिर भरूच, भरूच ये गुजरात में था, गुजरात की वेस्ट कोस्ट में। फिर नेक्स्ट है मुजरिश, मुजरिश ये केरला मालाबार कोस्ट पे स्थित है। फिर नेक्स्ट है अरिकामेडू, ये पौंडीचेरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी कोरोमंडल वहां पर स्थित है। डी हो जाएगा ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चोल साम्राज्य एक प्रमुख बंदरगाह जिसे कुंभुहार यानी कावेरीपट्टनम था। और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला है खादर, खादर नया जलोढ़ मृदा होती है जो प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा जमा किया जाता है और बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो नया जलोढ़ मृदा होती है ये पुराने बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बांगर पुराने जलोढ़ है जिसमें कंकड़ और चूनेदार जमाव होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो बांगर होता है इसमें कंकड़ और चूनेदार जमाव पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 40 से 45% हिस्से को कवर करती है। और ब्लैक सॉइल इसे रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है और कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भाबर ये हिमालय की तलहटी में कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है जहां नदियां भूमिगत होकर गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषाओं को उनके संबंधित IUCN रेड लिस्ट संरक्षण श्रेणी के साथ मैच करना है। तो बताना है IUCN की जो रेड लिस्ट जारी होती है तो कौन से संरक्षण श्रेणी के साथ उसके डेफिनेशन को बताना है।
सबसे पहला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि दुनिया में उस प्रजाति का एक भी जानवर जिंदा नहीं है। जैसे डोडो, डोडो एक पक्षी था, उसका कोई भी नामो निशानी, मतलब एक भी प्रजाति के जानवर जिंदा नहीं है उसमें, तो वो एक्सटिंक्ट लिस्ट में डाला जाता है। पहला का ए हो जाएगा। नो नॉन इंडिविजुअल रिमेनिंग। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड इसका मतलब होता है कि जंगल में विलुप्त होने में अत्यधिक उच्च जोखिम में है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये हाई रिस्क में आता है कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है जंगल से। फिर नेक्स्ट है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड ये संकटग्रस्त होते हैं और ये बहुत उच्च जोखिम में होते हैं। जैसे बाघ वेरी हाई रिस्क पे था, तो इसका संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा काम किया गया। तो फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्नेबल। वर्नेबल इसका मतलब होता है हाई रिस्क में इसको रखा जाता है। फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IUCN इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर ये IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।